चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, थर्मोडायनेमिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया पूरा, क्वेश्चंस भी कर लिए, सारी थ्योरी लिख ली है, उसको अच्छे से पढ़ के अब सेकंड पार्ट आता है अपना थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्टिंग में बताया था, दो पार्ट में बांटेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री वर्ड से थोड़ा बहुत तो अपने को क्लियर था। थर्मो मतलब हीट, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में हीट का क्या हो रहा है, इस चीज़ की स्टडी को बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में हीट लग रही है, हीट निकल रही है, या जो भी हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी अलग अलग प्रोसेस होती रहेगी। फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये ऐसी अलग अलग चीज़ आएगी, कंबशन। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगी तुम्हारे पास, बहुत सारी 8-10 टाइप की रिएक्शन। उन 8-10 टाइप ऑफ रिएक्शन में पूछेगा कि इसमें हीट लग रही है कि हीट निकल रही है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है कि रिएक्टेंट की ज़्यादा है। बस यही है कि अगर एक फाइनल रिएक्शन दी और उसके छोटे छोटे पार्ट दिए हैं रिएक्शन के, तो इन छोटे छोटे पार्ट की जो हीट है उसका फाइनल रिएक्शन की हीट से क्या लेना देना है। तो मतलब कुल मिला के रिएक्शंस की हीट का आपस में क्या लेना देना है, ये पढ़ना है अपने को काई में, थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसके लिए पहले बेसिक तुम लोगों को, अच्छा हाँ, और ये थर्मोडायनेमिक्स के किस पार्ट का कंटिन्यूड पार्ट है, एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे पार्ट पढ़े थे अपन ने, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, यही 4 थे। उसमें से किसका कंटिन्यूड पार्ट है ये, एंथैल्पी, डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी का। एंथैल्पी वहाँ पढ़ा था। एंथैल्पी क्या होता है, हीट ऑफ फ्री, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन या हीट चेंज ऑफ रिएक्शन। याद है कि भूल गए? एंथैल्पी, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, नहीं याद? ठीक है, तो एंथैल्पी डेल एच क्या होता है, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन या हीट चेंज ऑफ रिएक्शन जो भी है। तो वहाँ पे अपन ने बेसिक एंथैल्पी डेल एच का फॉर्मूला पढ़ा था, याद आया? डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, या फिर डेल्टा एन जी आर टी की जगह तुम कुछ और भी लिख सकते थे, पी डेल वी या डेल पी वी, या अलग अलग लिखवाया था अपन ने। ठीक है, तो वहाँ अपन ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे अपने को एंथैल्पी की रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं बस। वहाँ पे एंथैल्पी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, अब एंथैल्पी के रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन काहे में आते हैं, इसमें। तो एंथैल्पी का ही कंटिन्यूड पार्ट है ये, या तो वहीं पढ़ा था मैं एंथैल्पी को और लंबा चौड़ा करके, या फिर उसको अलग से पढ़ा सकते हैं, तो अपन अलग से पढ़ रहे हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो। तो उसके पहले तुम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी रिएक्शन अगर दे रहा है जिसकी मेरे को हीट पता करने की, हीट लगी है निकली है, तो उसकी 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली चीज़ तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बिना बैलेंस के तुम नहीं बता पाओगे। समझ गया ना? बैलेंस होगी तो मुझे पता लगेगा इसके कितने मोल लग रहे हैं, इसके कितने लग रहे हैं, उससे कितने बन रहे हैं। बिना बैलेंस के नहीं बता पाऊंगा। तो बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। हीट उसकी गिवन होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल की, कि रिएक्टेंट की कितनी है, प्रोडक्ट की कितनी है। तभी तो मैं बता पाऊंगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, माइनस करके कि एक्सो है, एंडो है। अगर डेल एच ही गिवन नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊंगा? मैंने बोला ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। अब ये बताओ एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, मतलब ही इसमें हीट निकल रही है कि लग रही है। तो उसके लिए डेल एच देना चाहिए ना क्वेश्चन को पहले। तो जब तक क्वेश्चन डेल एच नहीं देगा मैं नहीं बता पाऊंगा। तो डेल एच गिवन होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तीसरा, फिजिकल स्टेट्स गिवन होनी चाहिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्योंकि ये चीज़ें भी अफेक्ट करती है हीट ऑफ रिएक्शन में। सॉलिड और लिक्विड का अपन नहीं काउंट करते हैं, या फिर जो अपनी ओरिजिनल स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड लिक्विड का नहीं, सॉरी, जो अपनी ओरिजिनल स्टेट्स में होते हैं, जो कल लिखे थे अपन ने, उनका 0 होता है, तो उनको काउंट नहीं करते हैं कभी भी। तो ये तीनों चीज़ें एक रिएक्शन में गिवन होनी चाहिए ना। क्लियर है? तो अगर मैं कोई रिएक्शन बोल रहा हूँ तुमको कि मान लो ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, तो ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए ना पहले तो। ठीक है, या फिर वो इसको एग्जांपल लिख लेते हैं, N2 प्लस H2 डेट विल गिव NH3। तो क्या इस रिएक्शन की मैं हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ? नहीं ना, क्योंकि बैलेंस नहीं है पहले तो पहले मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, N2 प्लस 3H2 दैट विल गिव 2NH3। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब मैं बोलूँ कि इसकी हीट ऑफ रिएक्शन बताओ, प्रोडक्ट की ज़्यादा रिएक्टेंट, तो बता पाओगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि डेल एच नहीं दिया है। डेल एच गिवन होना चाहिए ना। तो इसके लिए मेरे को फिर डेल एच भी गिवन होना चाहिए कि N2 का कितना है, H2 का कितना है, अमोनिया का कितना है। अब वो कंबशन का दे रहा है, फॉर्मेशन का दे रहा है, लेकिन N2 का डेल एच, इसका डेल एच और इसका डेल एच, फॉर्मेशन, कंबशन, रिएक्शन किसी न किसी चीज़ का दे के रखेगा, तभी तो मैं प्लस माइनस कर पाऊंगा। ठीक है, तो इनके डेल एच भी गिवन होने चाहिए कि डेल एच जो भी हो, तीनों के, N2 का भी, H2 का भी और NH3 का भी। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़,
फिजिकल स्टेट्स भी गिवन होनी चाहिए कि ये गैसियस हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, और तीनों ही यहाँ पे क्या है, गैसियस। तो वो गिवन होगा तभी मैं लिख पाऊँ, मतलब ये कर पाऊँगा। तो इतना समझ में आया रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन, उनके स्टेट्स और उनके डेलेज, तब जाके मैं कोई भी रिएक्शन की हीट पता कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, इधर और उधर से टिक के मत बैठो ना, उधर सीटियाँ हो रही है। ठीक है, चलो अब कोई भी रिएक्शन में हीट निकल रही है या लग रही, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉर एग्जांपल, मानो तुम लोग, ठीक है, कि कोई रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो क्या उसमें हीट लगती है कि निकलती है? कितने ऐसे जो बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक में हीट लगती है, एक्सोथर्मिक में हीट लगती है, ऐसे कितने लोग हैं? एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, मैं दोनों में ही हूँ, हीट लगती भी है और निकलती भी है। ठीक है, नेट आपने भी हाथ खड़ा नहीं किया था, अब मत बोलो बैठो ऐसा नहीं होता, सबके सबके हाथ नीचे थे उसमें। चलो, रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, दोनों में ही हीट लगती भी है और निकलती भी है। बस एक्सो में ज्यादा हीट निकलती है लगने के कंपेयर में, एंडो में ज्यादा हीट लगती है निकलने के कंपेयर में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है मतलब ये N2 और H2 के बॉन्ड तोड़ने में मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी पहले लगी है, उसके बाद जब N2 और H2 ने बॉन्ड बनाया तब एनर्जी निकलेगी भी ना। ठीक है, तो हीट लग भी रही है, इसको पहले तो इनको तोड़ना पड़ेगा, N2 को और H2 को। तो जब इनको तोड़ूंगा, ये है ना N2 प्लस H2, यही है, तो पहले तो इन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी ना मुझे, समझ में आया? तो पहले मैंने इन 3 बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ पे क्या है, एंडो हो गया, हीट लगी। फिर अगर मैं बोल रहा हूं कि ये क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है, ये तो N और H का बॉन्ड बना है ना नया। तो जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से या कोई भी 2 एटम बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये तीनों बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सो। तो है एंडो एक्सो दोनों, लेकिन डिपेंड करता है कि नेट क्या है, ज्यादा हीट लग रही थी या ज्यादा हीट निकल रही है, उसके बेसिस पे अपन कोई भी रिएक्शन को बोल देते हैं कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो कभी भी ये बोला जाए कि रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है, तो वो नेट बोलता है हमेशा। ठीक है, कि ज्यादा क्या है, रिएक्शन में होगा दोनों ही, बिना बॉन्ड तोड़े तुम बॉन्ड फॉर्म कर नहीं सकते, समझ गया ना? तो तुमको कहीं ना कहीं मतलब दोनों ही चीजें होगी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, लेकिन नेट जो भी होगा उसके बेसिस पे नाम देते हैं। तो वही लिखा, नेट हीट या तो इन्वॉल्व हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन का बोले तो उसमें दोनों होता है। क्लियर? ठीक है, उसके बेसिस पे अपन ने 2 नाम दिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्मो मतलब हीट, एक्सो मतलब हीट बाहर निकल रही है, और एंडो मतलब हीट अंदर आ रही है। तो हीट इवॉल्व एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। ठीक है, ये समझ में आया, हीट इवॉल्व हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, अब ये चीज देखो, बॉन्ड एनर्जी, अगर मैं बोल रहा हूं कोई चीज एक्सोथर्मिक है, उसकी नेट एनर्जी क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो उसके रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट की? रिपीट, कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी कि रिएक्टेंट की? वो तो दिख रहा है मेरे को भी, लेकिन क्यों? देखो, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कोई भी बॉन्ड, इधर देखो यार, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, मैंने बोला कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा हीट निकल रही होगी बजाय बॉन्ड ब्रेकिंग के। जब बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे तब उतनी हीट नहीं लगी होगी, बजाय बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा हीट निकल रही होगी। समझ में आया? बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा हीट निकल रही होगी तभी एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि इधर कम लगी उधर ज्यादा निकली, तो नेट निकली है ना। आ रहा है समझ में? तो क्या होगी वो, एक्सोथर्मिक। अब जब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक? स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि जितनी तेजी से ये दोनों बॉन्ड मतलब मिक्स होंगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी ना, फिर बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी अब मुझे, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, एक्सोथर्मिक के केस में। समझ में आया? अगर पूछेगा तो ये तुम उल्टा कर दोगे, है ना, कि एक्सोथर्मिक में इधर ज्यादा उधर कम, जो भी है।
तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। मतलब वाइस वर्सा केस होता है एंडोथर्मिक का, उसमें बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। एंडोथर्मिक है मतलब हीट ज्यादा लग रही होगी, हीट ज्यादा लगेगी कब, रिएक्टेंट को तोड़ने में ना, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी प्रोडक्ट से। समझ में आया ये? और ये क्यों प्रोडक्ट की ज्यादा है, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म हुआ था तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई बाहर, तो वो बॉन्ड स्ट्रांग बना है, तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट से। समझ में आया? ठीक है। या फिर ऐसे देखना, हमेशा एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट नेगेटिव, और हर चीज में अपन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूं और अगर नेगेटिव आना चाहिए तो कौन ज्यादा होना चाहिए? उससे तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करेंगे तो वो ऐसे ही देखा जाएगा, बॉन्ड एनर्जी को फिर उससे नहीं देख पाओगे यार तुम, है ना, हीट से वो लग जाएगा, वो इधर ये हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऐसे ही देखो कि बॉन्ड बनने के इधर बॉन्ड प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छा बनेगा तो ज्यादा हीट निकली होगी, तो एक्सोथर्मिक में बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इधर हीट लग रही है और इधर हीट ज्यादा निकल रही है इसीलिए। ठीक है, अब ये एक चीज कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो इंटरनल एनर्जी देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हीट देखते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी हीट ऑफ प्रोडक्ट से, तो इसीलिए हीट ही माइनस करते हैं अपन। हीट यहाँ पे वो जो है ना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो यहाँ पे कि हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव, तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, वो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है ना, इसको उससे मिक्स मत करना। ठीक है, और अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या देखते हैं, इंटरनल एनर्जी, तो जैसा हीट वैसा इंटरनल एनर्जी सेम, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट है ना, जितनी ज्यादा हीट दूंगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कोई डब्बा है उसको गर्म करूंगा तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, वो हीट अंदर जा रही है तो। हाँ ठीक है, तो हीट और इंटरनल एनर्जी का सेम रिलेशन है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, हीट ऑफ रिएक्टेंट्स, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है? तभी यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। क्लियर है ये? तो इस बॉन्ड एनर्जी और इसको कंफ्यूज मत करना, दोनों चीजें अलग है। ये बॉन्ड एनर्जी और हीट ऑफ रिएक्शन, हीट की बात करूंगा तो रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट से एक्सो के लिए, और बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा तो प्रोडक्ट ज्यादा है। तो अगर वो बॉन्ड एनर्जी का पूछे तो ऐसे करोगे, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे बाद में आगे जाके तो, या फिर मैंने बताया भी था तुम लोगों को पहले टेस्ट वाले टाइम पे कि हीट की अगर बात करूं, या फिर हर केस में क्या करते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो। दो ही ऐसे केस थे जहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो, एक तो बॉन्ड एनर्जी का केस है, ठीक है, और एक कंबशन की अगर हीट दे रखी हो तो बॉन्ड एनर्जी का केस है ना। इसमें क्या करूंगा मैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूंगा, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आना क्या चाहिए, नेगेटिव, तो यहां से अब करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी का अगर चेंज देखना होता है तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव, और हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे P माइनस आर किया है तब नेगेटिव आया है, यहाँ R माइनस P किया है तब नेगेटिव आया है। तो बॉन्ड एनर्जी में क्या करते हैं, ये माइनस ये, हीट में क्या करते हैं, ये माइनस ये। समझ में आया दोनों? बॉन्ड एनर्जी का पूछेगा तो क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तब जाके नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से नेगेटिव आना चाहिए तो ज्यादा कौन होना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा होगा ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहा हूँ और नेगेटिव आना चाहिए तो ये ज्यादा होगा ना, तभी आना चाहिए, तो प्रोडक्ट ज्यादा होता है इसमें। सेम वाइस वर्सा केस उधर है, तो बॉन्ड एनर्जी और इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, यहाँ ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। क्लियर है सभी को? ये 3 पॉइंट क्लियर हुए सारे इधर? चलो अब ये एक्सो और एंडो को लिखने के तरीके, जब रिएक्शन आएगी तो तुमको रिएक्शन देख के बताना होगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रिएक्शन लिखी है, इसमें अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 किलो कैलोरी, इतनी हीट
मतलब वहाँ पे लिखी है। इसका मतलब प्रोडक्ट में है ना हीट, प्रोडक्ट में मतलब रिलीव हुई होगी। जैसे मान लो मैंने कोई 2 चीज मिक्स की थी, इनसे जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बनी, तो हीट तो लिबरेट होगी ना, तो एक्सोथर्मिक है ये। ठीक है, अगर यही हीट मैं इधर लिखता हूँ प्लस 5 किलो कैलोरी बोल दिया मैंने, चलो मन से ले रहा हूँ वो सब है ना, मैंने ये इधर लिखी है, मतलब रिएक्टेंट में नाइट्रोजन डाला मैंने, हाइड्रोजन भी डाला और साथ में हीट भी डाली, तब जाके तीनों मिक्स होके क्या बन रहा है ये। तो वो हीट लगी कि निकली, लगी है ना, तो इधर लिखेंगे तो एंडोथर्मिक, इधर हीट लिखाएगी तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब यही चीज वो उसको अलग कैसे लिख के देगा, देखो ये इधर प्लस में है ना आगे, इसी चीज को उठा के अगर इधर माइनस में लिखूं, -5 किलो कैलोरी, अब मैंने इधर नहीं लिखा, अब ये क्या है, एक्सो है कि एंडो है, ये अभी भी एंडो ही है, क्योंकि देखो अपन ये करते हैं ना इक्वल टू के या एरो के इधर की चीज इधर, इधर की चीज इधर करते हैं तो सिंबल चेंज करते हैं, तो जब भी माइनस वाला दिखे तो उसको पहले शिफ्ट कर लेना प्लस की साइड, तो ये इधर माइनस में तो इधर प्लस में आएगी ना, तो इधर तो हीट एंडो ही होती है। अगर इधर माइनस में लिख के दूं मैं, वो या तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेगा, या तो यहाँ लिखे -5 कैलोरी ऐसा, अगर ये लिखा है, या फिर यहाँ आगे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा तो कैसे लिखेगा, -5 किलो कैलोरी प्लस उसके आगे माइनस होना चाहिए बस। ठीक है, वही तो समझा रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को। तो या तो वो यहाँ लिख के देगा या फिर आगे, अगर आगे लिख के दे रहा है तो आगे माइनस दिखेगा और यहाँ भी इसके आगे दिख ही रहा है माइनस, समझ में आया। तो वो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देता, वो रिएक्शन में इधर ही लिख के देगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ माइनस दिख रहा है तो इसको एरो के उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो अभी ये हीट यहाँ लिखूं माइनस में या यहाँ लिखूं प्लस में, वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। यहाँ लिखूंगा तो माइनस, उधर लिखूंगा तो प्लस, तो एक्सो ही है ना। क्लियर है। अगर रिएक्शन में नहीं लिख के देता है, अलग से ऐसा लिख के देता है कि ये रिएक्शन है, इसका डेल एच नेगेटिव है, तो साफ ही दिख रहा है कि एक्सो है, पॉजिटिव है तो एंडो है। तो अलग से लिख के देगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जब रिएक्शन में लिख के देगा तब कंफ्यूजन होता है। तो वो कैसे लिख के देता है अब देख लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एक्सो में किधर लिख के देगा, देखो एक्सोथर्मिक के मतलब हीट निकल रही होगी ना, तो प्रोडक्ट की साइड ही लिख के आएगी। अब वो प्रोडक्ट की साइड या तो x किलो कैलोरी लिखे, या फिर इसी चीज को वो ऐसे भी लिख सकता है, ये नहीं लिखते वो क्या लिखेगा, हीट बस। तो भी क्या समझोगे, एक्सो, या फिर जितनी एग्जैक्ट निकल रही होगी 36 किलो कैलोरी 521, वो नंबर के साथ ऐसा लिख के देगा जैसे मैंने अभी बताया था। समझ गए। तो इधर लिखी होगी तो क्या है ये, एक्सो। अगर इसी को मैं यहाँ से उठा के इधर लिखूँ तो माइनस में लिखूंगा ना, तो इधर अगर माइनस में दिखे तो वो भी क्या है, एक्सो। अगर रिएक्शन में नहीं लिखते हुए अलग से लिखता है डेल एच तो नेगेटिव लिखेगा, या फिर -5 किलो कैलोरी है जितना भी उसका आ रहा होगा, -30 -10। तो ये 3 तरीके हैं एक्सो को लिखने के। क्लियर। 3 तरीके एंडो को लिखने के। एंडो में हीट किधर लगेगी, रिएक्टेंट में, तो इस साइड प्लस में लिख के देगा। अब वो या तो ऐसा लिखे या फिर इसी चीज को क्या बोलेगा, वो हीट लग रही है। ठीक है। अब इस चीज को अगर उधर भेज दो तो माइनस दिखेगा ना, लेकिन है अभी भी क्या है, वो एंडो ही है। अगर वो ऐसा लिखे तो तुम क्या करोगे, इसको इधर लिख के शिफ्ट कर लेना, माइनस हटाना है बस, तो उससे ज्यादा क्लियर रहेगा, वरना माइनस देख के फिर कंफ्यूजन होता है। ठीक है। और अगर रिएक्शन में नहीं लिख रहा है तो पॉजिटिव लिखेगा। क्लियर है सभी को। वरना तुम पता है आखिरी तक यही रह जाता है, एक बेसिक डाउट जो होता है ना, वो यही रह जाता है कि रिएक्शन लिख देता है और माइनस के साथ दे दिया, तो अपन यही गलत कर देते हैं एक्सो एंडो में। तो इधर दिखा मतलब समझ गया एंडो है और गलत कर दिया। क्लियर है। तुमको प्लस सिंबल के साथ जिधर भी उधर रख देना बस, शिफ्ट करके, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इनके ग्राफ बनते हैं। ठीक है। ग्राफ कैसे बनते हैं, देखो एक्सो का ग्राफ है। एक्सो के ग्राफ में मैं बोल रहा हूँ, देखो ये कहीं का एंथैल्पी है, हीट का मैंने बना रखा है चार्ट। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो मुझे देखो हीट यहाँ पे 0 होगी ना। ठीक है। रिएक्टेंट की हीट कहाँ आ रही है, यहाँ। प्रोडक्ट की कहाँ आ रही होगी, यहाँ। तो रिएक्टेंट की ज्यादा दिख रही है कि प्रोडक्ट की हीट, रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। तो ये एक्सो का ग्राफ होगा कि एंडो का, देखो अच्छा ऐसे देखो, हीट से ऐसे देखो, किसकी हीट कम दिख रही है, प्रोडक्ट की हीट। तो प्रोडक्ट की हीट कम कब होती है,
जब हीट निकली होगी तभी तो कम होगी। तो एक्सो में प्रोडक्ट हमेशा नीचे आएगा, जो भी एक्सोथर्मिक की होगी उसमें प्रोडक्ट कहाँ आएगा, नीचे। तो एनसीईआरटी में पता है उसने यही ग्राफ दिया है, ऐसे बस डैश बना के दिए हैं। एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें क्या बना रखा है, सिर्फ डैश, ये कि ऐसा बनाया है, ऐसा और ऐसा। अब पूछेगा वो एक्सो है कि एंडो है, ये तो तुमको ये बताते आना चाहिए कि प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट होगा हमेशा और ये प्रोडक्ट ही होगा। प्रोडक्ट की हीट अगर कम है तो हीट निकली होगी ना, तो ये एक्सो है। और इसी चीज को कुछ बुक में ऐसे दे रखा है, ये ग्राफ के फॉर्म में। हाँ उसी से देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। बट प्रोडक्ट मतलब ग्राफ से अगर देखोगे तो ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट नीचे आ रहा है मतलब एक्सो है, और प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है मतलब एंडो है, ठीक है। क्योंकि नीचे आ रहा है मतलब उसकी हीट कम है, मतलब हीट निकली होगी तभी तो प्रोडक्ट की हीट कम हुई है, समझ गया ना। जैसे मान लो यहाँ मैं बोलूँ 30 थी, यहाँ हीट 10 ही रह गई, तो रिएक्टेंट की 30 थी और प्रोडक्ट में 10 ही रह गई, कम हुई ना, तो बाकी हीट कहाँ गई, निकल गई होगी। हाँ तो ना तो एक्सो में मतलब बराबर, फिर कुछ नहीं, ना हीट निकली ना लगी, जितनी लगी उतनी निकलेगी। हाँ कुछ नहीं, मैं न्यूट्रल, हाँ बोलो है, मतलब ना एक्सो में ना एंडो में ऐसा, ये ठीक है। हाँ कोई नहीं, वो ऐसा आएगा कि नेट एंडो प्लस एक्सो दोनों है, वो जितनी एंडो है उतनी एक्सो भी है, ऐसा। ये फॉर्म में है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यही मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे और प्रोडक्ट इसमें कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ गया ना। तो रिएक्टेंट मैं बोल रहा हूँ 10 है फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट कितना है 30, तो रिएक्टेंट 10 है और प्रोडक्ट 30 है, तो हीट मैंने रिएक्टेंट में दी होगी तभी तो ये 30 हो पाया है, तो ये क्या होगा, एंडो का। और इसका ग्राफ वो बनाना होगा तो कैसे बनाएगा, ऐसे, ये, क्योंकि ये वाला ग्राफ उधर पढ़ते एक्टिवेशन एनर्जी में, कि इतनी तो एनर्जी उसके पास पहले से थी, इतनी एनर्जी और मैंने दी, तो ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हीट रिलीव्ड। देखो रिएक्टेंट के पास जितनी थी उससे ऊपर जितनी उसको एक्स्ट्रा लगी उसको बोलते हैं ई ए, लिख लेना है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए बोलते हैं, सिंबल ई ए आता है, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा, डेल एच, जितनी हीट रिलीव हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एच कितना है, नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट नीचे कम है। यहाँ पे रिएक्टेंट वाला पार्ट कौन सा है, ये, प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, ये, तो इनके बीच का गैप ये डेल एच क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन इसकी ये वाली पूछूं अगर मैं, क्या एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो क्या बोलोगे, ये क्या है उसकी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट के पास पहले खुद की कुछ एनर्जी होती है एटम के पास, उसको और एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी रेड से बना देता हूँ ना कंफ्यूजन। नहीं, रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा लगती है रिएक्शन को करवाने में, जैसे रिएक्टेंट के पास अभी इतनी एनर्जी तो पहले से थी, 0 से इतनी, अब उसको रिएक्शन करवाने के लिए थोड़ी और हीट देनी पड़ेगी ना, या एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन कर रहा है। तो कितनी एनर्जी और देनी पड़ रही है उसको बोलते हैं ई है। एक बार ये यहाँ तक पहुंचा तो रिएक्शन शुरू होगी और प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए क्या है, कि अगर इन दोनों के बीच का गैप पूछे तो डेल एच है, आर से उस टॉप तक का पूछे तो वो ई है। क्लियर सभी को, उधर भी सेम, इसका ये कितना होगा, ये, और डेल एच कितना होगा, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप। क्लियर है, उसका डेल एच पॉजिटिव एंडो है तो, और इसका डेल एच नेगेटिव। प्रोडक्ट नीचे आया तो क्या बोलोगे, एक्सो, प्रोडक्ट ऊपर आया तो क्या बोलोगे, एंडो। इसके पता है और ग्राफ तुम्हारे उस वाले चैप्टर में आते हैं, कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स वाले में। एक और तुम लोग बना लेना, देखो ऐसा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको कि ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये क्या है, एंडो है कि एक्सो है, अब बता दो। फाइनल वाले पॉइंट देखने होते हैं बस, वो ग्राफ कैसा भी जाए कुछ भी जाए मुझे मतलब नहीं है। अगर ये ऐसा है फॉर एग्जांपल, ये क्या है,
एंडो। सिर्फ मुझे ये 2 पॉइंट देखने हैं कि प्रोडक्ट का पॉइंट ऊपर है तो एंडो, प्रोडक्ट का पॉइंट नीचे है तो एक्सो। अब ये कर्व कितने भी ऐसे जाए, आड़े टेढ़े जाए, नीचे होके फिर ऊपर जाए, उसमें मुझे मतलब नहीं। अगर कर्व ऐसा भी जाता ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ आता और फिर ये, तो ये क्या है, ये इसके ऊपर है ना, देखो डॉट डॉट बना हुआ, तो ये एंडो है। तो बीच के ग्राफ से मुझे कोई मतलब नहीं, इसीलिए एनसीईआरटी ने सबसे सही एक्सप्लेनेशन दिया है, सिर्फ डैश बना दिया, खत्म। बीच में वो कितना बार कर्व आया है गया है उससे कोई मतलब नहीं उसको। क्लियर है। फिर अगर इसमें पूछे फर्स्ट स्टेप, वो ऐसे मार्क करके देता है ए बी, ठीक है। तो अगर पूछे बी वाली ए वाली रिएक्शन तक का है, इस स्टेप तक का क्या है, ये एक्सो एंडो। सिर्फ ए तक का पूछू तो एंडो है, ए से बी के लिए पूछू तो एक्सो है, और ये क्यू से बी के लिए पूछू तो एक्सो। तो ऐसे वो किसी का भी पूछे, कुछ नहीं दे तो इनिशियल फाइनल बस, ठीक है। तो ये 3 भी बना लेना, है ना, और खुद से लिख लोगे ना। ये वाला क्या है, एक्सो एंडो, ये वाला क्या है, एंडो का है। ये वाला कहीं का है, एक्सो का है। ये वाला कहीं का है, एंडो का। ये 3 ग्राफ और बना लेना उसमें, ताकि तुमको याद रहे अगर इस वैरायटी भी आती है तो, ठीक है। और ये डेल एच पे ही देख रहे हैं, हीट पे है ना, सारे इस पॉइंट पे हीट है, वाई एक्सिस पे क्या दिए, हीट दिए वो, है ना। समझ में आया इतना सभी को? या फिर 2 ग्राफ देगा और वो बोल देगा एक्टिवेशन एनर्जी किसमें ज्यादा लग रही है। अच्छा, इन दोनों ग्राफ में से एक्टिवेशन एनर्जी किसमें ज्यादा लग रही है, वो जो लाल वाले बनाए, है ना। तो अगर ये भी पूछता है तुमसे कि ग्राफ देखिए कि एक्टिवेशन एनर्जी किसमें ज्यादा लग रही है, तो बता सकते हो ना देख के। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट से टॉप वाला पॉइंट, रिएक्टेंट से टॉप वाला एक्टिवेशन एनर्जी होता है। और डेल एच अगर पूछे कि डेल एच, तो डेल एच का गैप फिर देखना जिसमें, ठीक है। फिर एक्सो एंडो से पूछेगा डेल एच है तो, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो इन दोनों में किसकी ज्यादा हुई, उसकी, इस ग्राफ के लिए। वो हर रिएक्शन के लिए अलग होती है, ये नहीं बोलोगे कि हर एंडो में एक्टिवेशन ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हर रिएक्शन के लिए ये अलग होगा, क्लियर है, वो अलग प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे अगर बोलूँ तो जो मैंने बनाया है उसकी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी कम है। क्लियर इतना सभी को? चलो अगला पॉइंट पढ़े हम। गुड। अच्छा लाइट आ गई ना, इसको थोड़ा और एडवांस होना पड़ेगा यार। हाँ, वो लाइट आती है तो उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करता, जहां मैं छोड़ता हूँ वहीं रह जाता है वो। चलो सभी इधर, अब पढ़े। देखो, कोई भी रिएक्शन में जो हीट लग रही है या निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी चेंज। उसी के अदर नेम है, और अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं बस, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब अपन, एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ रिएक्शन या फिर हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज, सब एक ही बात है, ठीक है। गुड। तो डेफिनेशन क्या होती है हीट ऑफ रिएक्शन की, पढ़ा दिया है वही है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब, या तो हीट निकल रही होगी या लग रही होगी, व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज एज रिप्रेजेंटेटिव बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कंप्लीटली रिएक्टेड। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, कंप्लीट रिएक्ट होनी चाहिए, और उसमें जो भी हीट लग रही है निकल रही है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, या हीट ऑफ रिएक्शन। जो अपने को इसमें आएगा वो कौन सा नाम आएगा, हीट ऑफ रिएक्शन, बार बार। अब डिफरेंट काइंड ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन कंबशन की है तो कंबशन रिएक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन की है तो फॉर्मेशन की हीट ऑफ रिएक्शन, समझ गए। अगर रिएक्शन कंबशन की है तो कंबशन की हीट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन की है तो फॉर्मेशन की हीट ऑफ रिएक्शन, एटम्स जुड़ के या एटम बन रहे जो भी है तो एटमाइजेशन की, सॉल्ट और सॉल्ट क्या सॉरी एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की हीट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे अलग अलग हीट ऑफ रिएक्शन आएगी, ठीक है। सारी हीट में होता क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक अलग जाता है कंबशन वाला, बस उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करता है, वरना सारी डेल एच में क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये समझ में आता है सभी को? तो 2 ही ऐसे थे जिनमें अलग कर रहे थे, कौन कौन से, एक बॉन्ड एनर्जी और एक कंबशन। क्लियर है, बाकी सब में अच्छा ये जो सिंबल है ना सारे इधर बेटा, ये जो सिंबल, फिर हीट ऑफ प्रोडक्ट,
माइनस ए सिंबल हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये सिंबल का मतलब होता है समेशन या सम, कि जितनी भी प्रोडक्ट में मान लो 4 चीजें बनी है तो चारों का सम, माइनस रिएक्टेंट में 2 चीज थी तो दोनों का सम। तो ये समेशन का साइन है। क्लियर है, उसको कंफ्यूज नहीं होना। अब अपने को पढ़ना है ये, अच्छा हेडिंग यहाँ से हटा दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। पहले पढ़ते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। टाइप्स वाले से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फैक्टर्स इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो टाइप्स में यूज होगा। क्लियर है सभी को? 100 तक में तो तुम कोई शॉर्ट नोट्स उठा लो और पढ़ देना, आ जाएंगे। 100 तक तो आ जाते हैं केमिस्ट्री में इतने। कोई भी कोचिंग किया, कोई भी टेलीग्राम पे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स डले, मुझे बोल देना, मैं भेज दूँगा अगर 80, 90, 100 ऐसे लाने हैं तो। लेकिन अगर चाहिए कि 160, 170 आए तो पूरा पढ़ लेना जितना पढ़ा रहा हूँ। देखो अपन ने बेसिक सीख लिया एक्सोथर्मिक, बेटा बातें नहीं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, उसके एग्जाम्पल में लिखवा दूंगा आखिरी में एक्सो एंडो के, ठीक है। लेकिन अब तुमको क्या पढ़ना है, हीट ऑफ रिएक्शन समझ गए क्या है, कि रिएक्शन में जो भी हीट लग रही है, जो हीट नेट निकल रही है, वो हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब वो हीट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है देखना है। मैंने बोला A + B से C + D बन रहा है, ठीक है। फिर इसमें जो हीट निकल रही है, ये क्या रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करूँगा तो फर्क पड़ेगा? क्या रिएक्शन में मान लो अभी A और B गैसियस स्टेट में थे, मैं अगर उनको लिक्विड में ले लूँ तो हीट पे फर्क पड़ेगा क्या? चलो A + B C D हटाओ, A से B बन रहा है, ठीक है। A से क्या बन रहा है? B। मैंने बोला है T1 टेम्परेचर पे अभी ΔH कुछ आ रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन कुछ निकली है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा तो ΔH पे फर्क पड़ेगा क्या, ये देखना है पड़ता है कि नहीं, ठीक है। फिर अगर मान लो A और B अभी गैसियस स्टेट में थे और उसका ΔH कुछ आ रहा है, थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि मैं दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूँ लेकिन अब A और B को मैं लिक्विड में रख रहा हूँ, तो फर्क पड़ेगा क्या, ये देखना है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स का क्या हीट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है देखना है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्लियर है सभी को? सारे इधर जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उससे फर्क पड़ेगा। समझ में आया ना? क्यों आया नहीं होगा अभी तो, है ना। खुद से दिमाग लगा के सोचो कि अगर रिएक्टेंट को मैं एक बार सॉलिड में रख के रिएक्शन करवा रहा हूँ, एक बार लिक्विड में, एक बार गैसियस में, क्या तो दोनों तीनों में हीट ऑफ रिएक्शन सेम आएगी क्या, क्या अलग आएगी? हाँ अलग आएगी ना, ठीक है। क्योंकि सॉलिड के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग थे तो उन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, फिर वो रिएक्शन में जा रहे हैं। लिक्विड के उससे कम स्ट्रांग बॉन्ड है तो उनके बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी और कम एनर्जी लगी और फिर रिएक्शन में जा रहा है। गैसियस के तो पहले से वीक है तो उनको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी और फिर प्रोडक्ट बन रहा है। तो तीनों की जो हीट ऑफ रिएक्शन है अलग अलग आएगी ना, अगर फिजिकल स्टेट चेंज करता हूँ तो। समझ में आया? बस यही है पहला फैक्टर कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एनर्जी इज इन्वॉल्व इन चेंजिंग द फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड से अगर मैं लिक्विड और लिक्विड से गैसियस में कर रहा हूँ तो एनर्जी अलग अलग रहेगी ना। समझ में आया ना? कोई सॉलिड को तोड़ूंगा, एक बार लिक्विड को, एक बार गैसियस को, तो तीनों की एनर्जी अलग अलग ही आती है। तो फिजिकल स्टेट्स को चेंज करने में अलग अलग एनर्जी लगती है, इसीलिए अलग अलग रिएक्शन में कोई चीज़ें चेंज करूँगा तो चीज़ें डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे मैंने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैसियस में लिया लेकिन प्रोडक्ट भी काय में बन रहा है, एक बार गैसियस में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गैसियस में लिया लेकिन प्रोडक्ट काय में बन रहा है, लिक्विड में। तो एक बार प्रोडक्ट गैसियस में बन रहा है, एक बार प्रोडक्ट लिक्विड में बन रहा है। तो तुम इमेजिन करो ना, गैसियस में प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है। तो उसकी हीट कितनी आई, -60 निकली। अगर वही लिक्विड के बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड बने होंगे ना और गैसियस के कंपेयर में, समझ में आता है ना। तो लिक्विड के बॉन्ड और स्ट्रांग बने होंगे गैसियस में, तो हीट ज्यादा निकलेगी कि कम? ज्यादा। तो देखो थोड़ी उससे ज्यादा निकल रही है, -70। ये याद नहीं करना है, बट अगर वो रिएक्शन देके पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है तो समझ में आता है ना कि गैसियस में कम हीट निकल रही है, लिक्विड में ज्यादा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बॉन्ड स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा ही हीट निकलेगी। तो फिजिकल स्टेट चेंज करी तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हुई ना। बस ये सीखना था, रटना नहीं है। लेकिन फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का भी होगा तो भी चेंज होगी। रिएक्टेंट अगर दोनों गैसियस में ले और यहाँ दोनों लिक्विड या किसी और चीज में लेता, एक्वस या कुछ, तो भी हीट चेंज होती। क्योंकि यहाँ इनको पहले इनके बॉन्ड तोड़ूंगा HH के, ओके, फिर बॉन्ड जुड़ेंगे। तो गैसियस में बॉन्ड तोड़ना आसान है, लिक्विड और सॉलिड में और टफ है।
तो हीट अलग लगेगी। समझ में आया? ठीक है। अगला, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलोट्रोपिक फॉर्म समझते हो? एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन पहली बार नाम सुन रहा है? दो। एलोट्रोपिक फॉर्म किसको पता नहीं है? चलो सुना तो ठीक है, पता नहीं है ये वाले हाथ खड़े करो जरा। हाँ, और यही लोग वो थे जिनको नहीं पढ़ना था। हाथ नीचे करो। चलो, एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब उसके अलग अलग फॉर्म, बहुरूपीय समझ लो। ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन डायमंड फॉर्म में भी है, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में भी है, कार्बन बकमिंस्टर फलरेंस, ये 9th-10th में पढ़ते थे, मेरे को वहां से तब से याद है नाम, क्योंकि वो नाम थोड़ा अच्छा और नया लगा था। बकी बॉल है ना, बकी बॉल, बकमिंस्टर फलरेंस, ऐसा फुटबॉल जैसा एक वो बॉल जैसा बना हुआ था उसमें डायग्राम, है ना। तो कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी रहता है, कार्बन ग्रेफाइट, वो है सब कार्बन, लेकिन अलग अलग फॉर्म है बस। डायमंड भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट अपनी पेंसिल की जो ये लेड आती है पेंसिल वाली, ये ग्रेफाइट, ये भी क्या है? कार्बन ही है। डायमंड भी सेम यही कार्बन है, पेंसिल की जो नोक है जिससे बनी है वो भी कार्बन ही है। बकी बॉल, बकमिंस्टर फलरेंस, वो भी कार्बन ही है। तीनों कार्बन है, लेकिन तीनों अलग अलग रूप में रह रहे हैं ना, अलग अलग फॉर्म में। समझ गए? तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फलरेंस ये बेस्ट एग्जांपल रहता है। समझ में आया? तो ये तीनों हैं, तीनों कार्बन, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म। समझ में आया? ठीक है। सल्फर में तुम पढ़ते हो मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर, दो नाम कभी सुने होंगे तो अब सुन लो। मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर, दोनों सल्फर ही हैं, बस दोनों अलग अलग फॉर्म में हैं, एक मोनोक्लिनिक शेप में, एक रोम्बिक शेप में। तो दोनों अलग अलग है, सेम है, तो वो दोनों भी क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म है। फॉस्फोरस रेड और फॉस्फोरस वाइट, दोनों फॉस्फोरस हैं, लेकिन एक रेड है एक वाइट है, तो ये भी कैसे? एलोट्रोपिक फॉर्म। समझ में आया? यही नहीं पता अभी तो इनको, क्या पता है? कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड और मैं सीधा ये लिख देता हूँ बकी बॉल या बकमिंस्टर फलरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है। सल्फर, रोम्बिक या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर। फॉस्फोरस रेड या वाइट, वो वाला भी है ना, फॉस्फोरस का भी लिख देता हूँ रेड या वाइट। समझ में आया? तो ये सब क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म है, बहुरूपी है, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो। क्लियर है? गूगल करो। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, वैसे एक कार्बन का फॉर्म होता है, बकी बॉल है, बकमिंस्टर फलरेंस। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, एक बार मैं डायमंड है कार्बन लिखूंगा तब तो कार्बन ही लिख रहा हूं, लेकिन कार्बन डायमंड के फॉर्म में और उससे किसी की रिएक्शन करवा रहा हूं। एक बार कार्बन को ग्रेफाइट के फॉर्म में लिया और फिर उससे किसी की रिएक्शन करवा रहा हूं। एक बार कार्बन को बकी बॉल के फॉर्म में लिया और फिर किसी से रिएक्शन करवा रहा हूं। तो क्या तीनों की हीट ऑफ रिएक्शन सेम आएगी कि अलग? अलग आएगी ना, क्योंकि भले ही तीनों कार्बन है लेकिन उनके फॉर्म अलग हैं। ठीक है। तो अगर एलोट्रोपिक फॉर्म भी अलग लेते तो हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आती है। ठीक है। अब उसका भी रीजन होगा कि देखो, जैसे ये वाला हीट ऑफ ट्रांजिशन का डायमंड से अमॉर्फस, अमॉर्फस मतलब उसका और कोई दूसरा रूप। ठीक है। हाँ, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसी नहीं होती है। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बताएगा? और डॉट 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 के फॉर्म में बताएगा, मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर। हाँ, तो केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है बकी बॉल का। ठीक है। फुटबॉल शेप, इसमें कुछ 60 के आसपास होते हैं शायद, 60 के आसपास, है ना। ये उसके जैसे सेम है, एक और कुछ तो पता नहीं होगा कुछ। चलो सारे इधर बेटा। तो डायमंड से अगर मैं उसके और को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, अमॉर्फस मतलब उसके बाकी फॉर्म्स, ये कोई फॉर्म का नाम नहीं है, अदर फॉर्म्स ऐसा है, उसके दूसरे रूप। तो डायमंड से मैं ग्रेफाइट में करूँ, डायमंड से बकी बॉल में करूँ, तो चेंज कर रहा हूँ ना उसी चीज को। तो उस चेंज में जो हीट लगती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन हीट। तो ये ट्रांजिशन वाली भी लगेगी, इसीलिए चीजें चेंज होगी। तो अब इधर देखो, एक बार डायमंड वाला लिया है मैंने कार्बन, एक बार उसका अदर फॉर्म कोई सा भी ले लिया, ग्रेफाइट बोल दूं यहाँ पे अमॉर्फस की जगह, अमॉर्फस की जगह क्या बोल सकता हूँ मैं? ग्रेफाइट ले लिया मैंने, बोलो। ठीक है। दोनों को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया या दोनों का कंबशन किया, जलाया दोनों को, दोनों से CO2 बनी, लेकिन
इसको और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने में ज़्यादा हीट लगेगी ना, सॉरी अमॉर्फस में ज़्यादा लग रही है, ठीक है, ज़्यादा हीट निकल रही है, ठीक है। हाँ मतलब देखो दोनों में अलग अलग लगेगी, अब ज़्यादा कम तो वो जाने कि अमॉर्फस में उसने किसको लिया है, अमॉर्फस में ग्रेफाइट नहीं लिया होगा, फिर कुछ और लिया होगा, जो भी है, ठीक है। अमॉर्फस या फिर डायमंड, दोनों को अगर रिएक्ट करवाता हूँ तो डायमंड के बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग है, उसके अलावा कोई दूसरा लूँ तो उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग है, तो पहले इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ेगी, तब CO2 बनेगा। होंगे यार, पता नहीं, अपने को थोड़ी ना पता है, ठीक है। तो इसकी हीट कितनी निकल रही है ये, और इसकी कितनी निकल रही है ये, तो दोनों की हीट अलग लग रही है ना, भले ही दोनों कार्बन है, लेकिन दोनों की हीट एक के 94 आ रही है, एक के -97 आ रही है, तो अलग अलग आ रही है, तो वही लिखा है ΔH1 नॉट इक्वल टू ΔH2। अपने को हीट्स याद नहीं करनी है कितनी है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अलग अलग होती है, ये मत कर देना कि रिएक्शन आई और तुमने सेम कर दी, क्लियर है, ठीक है। थर्ड, दो फैक्टर समझ में आए, हीट ऑफ रिएक्शन किन किन पे डिपेंड करती है, एक सॉलिड लिक्विड गैस, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो जब रिवीजन के बनेंगे तो उसमें क्या होता है, फैक्टर्स डिपेंडिंग, पहला पॉइंट सॉलिड लिक्विड गैस, दूसरा पॉइंट एलोट्रॉप्स, खत्म, ये होता है। लेकिन पहली बार तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। समझ में आया, नहीं आया, चलो। सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, सारे इधर। अब किस सॉल्यूशन में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ उस पर भी डिपेंड करता है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, दोनों H2S, दोनों आयोडीन है, लेकिन एक बार आयोडीन को मैंने क्या लिया है, गैसियस, एक बार आयोडीन का सॉल्यूशन लिया है, बन दोनों में वही सॉल्यूशन सॉलिड रहा है, लेकिन एक बार गैसियस फॉर्म में लिया था आयोडीन को, एक बार सॉल्यूशन में लिया है, तो किस में रिएक्ट कर रहा है। जैसे H2S मैंने, जैसे H2S को रिएक्ट करवाना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, मेरा सॉल्यूट है और ये मेरे क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट मेरा क्या है, गैसियस। ये तुम पहले पढ़ते थे, एक चैप्टर आता था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट, उसके 9 अलग अलग टाइप आते थे, गैस में सॉलिड को मिक्स करना, गैस में लिक्विड को मिक्स करना, गैस में गैस को मिक्स करना। तीसरा अगला फॉर्म, लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करना, लिक्विड में सॉलिड को, लिक्विड में गैस को, सॉलिड है, सॉलिड में गैस को, सॉलिड में लिक्विड को, सॉलिड में सॉलिड को। तो ऐसे टोटल 9 अलग अलग टाइप के तुम्हारे कॉम्बिनेशंस बनते थे, याद है, 12th पढ़ के आया तो थोड़ा होगा उसमें, है ना। तो उन 9 में से मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्वेंट एक बार मैंने गैसियस लिया है, एक बार सॉल्वेंट कैसा लिया है, सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में लिया है। ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही हो, वो तो अपन अपनी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में लेके चलते हैं, बट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है ना। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मैं चीज़ें घोल रहा हूँ, तो वो गैसियस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। समझ में आया। तो सॉल्वेंट मैंने आयोडीन लिया है, ऐसा मान लो एक बीकर है, उसमें आयोडीन की गैस भरी हुई है, ठीक है, उसमें मैंने H2S गैस मिक्स की, समझ में आया, और ये बना, तो उसकी हीट कितनी आई, इतनी। एक बार मैंने वही मतलब सेम सॉल्वेंट लिया, बस उसका लिक्विड फॉर्म लिया, समझ में आया। वही बीकर है, एक बार गैसियस लिया और उसमें H2S डाला, एक बार लिक्विड आयोडीन लिया और उसमें H2S डाला, और फिर सेम रिएक्शन करवाई तो हीट अलग आई, समझ में आया। तो सॉल्वेंट अगर चेंज करते हो तो भी हीट का फर्क पड़ता है, देखो, है ना। तो सॉल्वेंट का भी फर्क पड़ेगा, जिस चीज में तुम रिएक्शन करवा रहे हो उसका फर्क पड़ता है हीट ऑफ रिएक्शन पे, याद रखना है। क्लियर है तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट टेम्परेचर। मान लो ये रिएक्शन हो रही है A से B T1 टेम्परेचर पे, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी क्या, होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग में लिखा है, होगी, देखो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज कैरिड आउट, रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है उससे हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है, ठीक है। कैसे इक्वेशन आती है, डेरिवेशन मैंने नहीं लिखवाया है, सीधा किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये या तो ये फॉर्मूला होता है या ये होता है। अब ये याद करने से तो बेटर है, एक चीज अपन थोड़ा सा पहले पढ़ के आए थे, याद होगा तुम लोगों को, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हीट इज इक्वल टू C इंटू टी। सी क्या था, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और वो जो पढ़ा था, ठीक है। अब इसको जब थोड़ा और अपन ने सॉल्व किया था तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे QP, नंबर ऑफ मोल के लिए N, और कांस्टेंट प्रेशर हो तो C भी PU पे हो जाता था, और चेंज इन टेम्परेचर डेल T। तो दो फॉर्मूला आए थे ना, डेल E इज इक्वल टू और डेल H इज इक्वल टू, तो डेल H इज इक्वल टू NCP डेल T और डेल E इज इक्वल टू NCV डेल T, ये लिखे थे, याद है,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलूँ तो इंटरनल एनर्जी बोलते थे डेली, डेली इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टी। कांस्टेंट प्रेशर पे बोलूँ तो हीट या एंथैल्पी बोलते थे, एनसीपी डेल्टी। याद है ये दो चीज़ें? बस इसी से किरचॉफ इक्वेशन आई है। तो सीधा सीधा तुम कैसे याद रखोगे बेटा, इधर देख लो, अगर किरचॉफ इक्वेशन आ गई ना तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये याद तो नहीं रहेगी कि डेल पी ये किसको माइनस करना क्या है, तो इसको सीधा इस चीज़ से ला सकता हूँ ना मैं, डेल सी पी ए, तो इसको डेल रखना, इसका चेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 ले लिया होगा तो हटा दो, डेल एच बाय डेल टी होगा ना, तो डेल एच बाय डेल टी, डेल एच मतलब T2 माइनस T1 डेल एच का, और डेल टी मतलब T2 माइनस T1। तो वो याद नहीं रखना है, बस तुम ये दो बेसिक इक्वेशन याद रखना अपनी। समझ में आ गया ना कौन सी बेसिक इक्वेशन? ये एक ये और एक ये, डेल ई बराबर एनसीपी डेल्टी और डेल एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टी। ये याद है तो तुम ये आराम से लिख लोगे, वो याद नहीं है तो ये नहीं लिख पाओगे, और ये सीधा तो रट नहीं पाओगे, कितनी रटोगे ऐसे। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोले तो इसका डेल रखना, डेल ई बाय डेल टी हो जाएगा। डेल ई क्या होता है? T2 माइनस T1 डेल ई का, डेल टी क्या होगा? T2 माइनस T1। समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूले, और दोनों ही क्या है? किरचॉफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा देखो, हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का आपस में क्या लेना देना है? किसने बताया था? किरचॉफ ने, किरचॉफ इक्वेशन से, कि हीट ऑफ रिएक्शन का चेंज अपॉन टेम्परेचर का चेंज इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सेम क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, रटने नहीं है, बस इन दो चीज से खुद से लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अगला आता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कोई भी चीज अगर मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड है मतलब क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब ये होता है। टेम्परेचर 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, तभी स्टैंडर्ड बोलते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन डेल एच नॉट लगेगा इसमें। अगर वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन 0 होती है। समझ में आया? अगर कोई अपनी स्टैंडर्ड या नॉर्मल स्टेट में है तो उसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 होती है 1 atm 25 डिग्री पे, फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट। किन किन के लिए? देखो, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है तो डेल एच नॉट हाइड्रोजन का गैसियस, ओनली गैसियस है ना, क्या होगा? 0। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है 0। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है 0। कार्बन का जो मेन फॉर्म होता है ना बेसिक, वो ग्रेफाइट होता है, याद रखना, ठीक है। कार्बन का मेन फॉर्म क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का 0 है, डायमंड का नहीं। क्वेश्चन में अगर डायमंड आता है तो वो उसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो लिख लेना वहाँ, डायमंड इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी रिएक्शन आएगी, मैं करवाऊंगा तो समझ जाओगे। क्या लिखोगे? डायमंड इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। मुंह से बोल लो बेटा अपने, इतनी एनर्जी कहाँ बचा के जाओगे। तो सिर्फ ग्रेफाइट का 0 है ना, डायमंड का नहीं, नॉट इक्वल लिखा है वो, तो उसको लिख लेना अलग से कि डायमंड इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर है? तो अगर डायमंड की पूछूं 0 होती है क्या? नहीं, ग्रेफाइट की 0 होती है, ठीक है। फ्लोरीन, अच्छा अब अपनी जो 4 गैसेस है ना, कौन सी? हेलोजन गैसेस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो स्टार्टिंग की 2, फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है, ब्रोमीन लिक्विड में और आयोडीन सॉलिड में। इसको भी ऐसे याद कर सकते हो ना, देखो यार, किसी चीज का वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ रहा है तो भारी होगी ना, तो ऊपर वाली का वेट कम है तो हल्की है तो गैसियस फॉर्म में, थोड़ा नीचे आया थोड़ी भारी हुई तो लिक्विड फॉर्म में। आयोडीन का वेट बहुत ज़्यादा होता है 127, ठीक है, बाकी के कंपेयर में, तो बहुत ज़्यादा वेट है तो वो नीचे जम जाएगी तो सॉलिड। तो ऊपर की 2 गैसियस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो अगर मैं बोलूँ आयोडीन का गैसियस फॉर्म की हीट 0 होगी क्या? नहीं। लिक्विड फॉर्म की 0 होगी क्या? नहीं। सिर्फ आयोडीन के सॉलिड फॉर्म की 0 होगी। ब्रोमीन के गैसियस फॉर्म की 0 होगी क्या? नहीं, ब्रोमीन के सिर्फ लिक्विड फॉर्म की 0 होगी। समझ गए? तो जिसकी बोला है सिर्फ उसी की 0 है। तो आयोडीन का सॉलिड ही है और ब्रोमीन का लिक्विड ही है और बाकी 2 का गैसियस है। तो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अपने को ऐसा लगता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब गैस है, लगता है ऐसा? हाँ बोलो। हाँ
लगता होगा, पढ़ा तो है, एग्जाम नहीं दी। हाँ वही, ठीक है। सारी नोबल गैसेस, वो तो आ ही रहा है, गैसेस नोबल गैसेस होती ना, ठीक है। तो सारी नोबल गैसेस का भी क्या है, 0। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन नोबल गैसेस है, तो वर्ड में आ रहा है गैसेस, तो उनका गैसेस फॉर्म में 0 होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ जो भी है रिएक्शन फॉर्मेशन। सल्फर का रोम्बिक 0 होता है, मोनोक्लिनिक नहीं। जैसे कार्बन का है ना ग्रेफाइट डायमंड अलग अलग, तो सल्फर के मैंने लिखा है ना उधर 2 होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो सल्फर का सिर्फ रोम्बिक 0 होता है, ना कि मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो इसको अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये R है, ये सल्फर का 8, तो सल्फर का रोम्बिक 0 होता है बस, समझ गए ये। तो सल्फर का कौन सा 0 है, रोम्बिक, ना कि मोनोक्लिनिक, ठीक है। फास्फोरस का वाइट या येलो 0 है, रेड नहीं, समझ गए। फास्फोरस का वाइट या फिर येलो 0 होता है, उसकी हीट ऑफ रेड वाले की नहीं, क्लियर है। H+ एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखता है, तो H+ का एक्वस में भी क्या है, 0। तो ये मत सोचना कि ये तो हाइड्रोजन है, वो H+ का आयन है। हाइड्रोजन गैसियस में 0 है और H+ का आयन एक्वस में 0 है, तो दोनों सेम है लेकिन अलग अलग है ना, सेम बट डिफरेंट। क्या बेटा, एक्वस वाला, अच्छा H+ गैस में नहीं, H+ तो आयन है ना, आयन गैस में कैसे उड़ेगा, नहीं। बट INF करवा भी दोगे तो नहीं, H+ का एक्वस 0 है और हाइड्रोजन का गैसियस 0 है, याद है, हाइड्रोजन का गैसियस और H+ का एक्वस, क्लियर है। ये याद करना है तुमको, है ना। अब कोई भी मेटल हो, सारे मेटल का कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, कुछ ही होते हैं लिक्विड, जिसमें एक आता है अपना मरकरी। तो मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड में रहेगा और 0 में, बाकी सारे मेटल का में सॉलिड में और 0 में, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा रिएक्शन, तो इनकी हीट ऑफ रिएक्शन वो कभी देखे नहीं रखेगा, मतलब समझ जाना कि 0 इसलिए नहीं दिया, क्लियर है, ठीक है। अब हीट ऑफ रिएक्शन का कुछ रिएक्शन बेसिक मैथमेटिक्स है कि तुमको कन्वर्जन आना चाहिए कि इसकी इतनी तो इसकी कितनी, ठीक है। रिएक्शन को फ्लिप करेंगे, डबल करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, एक ही ऐसी चीज़ थी जिसमें ये चीज़ वैलिड नहीं हो रही थी, एंट्रोपी, है ना। एंट्रोपी में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं कर रहे थे, सीधा जो है वो उतना लिख के जोड़ रहे थे। बाकी सब में अपन मल्टीप्लाई डिवाइड डेल जी में करते हैं, डेल एच में करते हैं, तो ये डेल एच है तो उसमें करेंगे, डेल जी में भी करते हैं, ठीक है। चलो लिखिए अब, ए से बी की अगर मैंने एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी तुमको, x, तो बी से ए अगर रिएक्शन है तो इसका डेल एच क्या होगा, -x, याद रखना। रिएक्शन फ्लिप करते हो तो सिंबल चेंज, ठीक है। रिएक्शन फ्लिप मतलब सिंबल चेंज। रिएक्शन सेम है, सीधी है, लेकिन उसको क्या किया मैंने, किसी चीज से मल्टीप्लाई। तो रिएक्शन को जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हो वो चीज का मल्टीप्लाई डेल एच में भी होगा, तो इसका डेल एच कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। तो रिएक्शन में मल्टीप्लाई तो डेल एच में भी मल्टीप्लाई, क्लियर है। 3b से 3 है, तो a से b अगर x है तो पहले तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया b से a, तो पहले अब एक चीज क्या लिखूंगा मैं, -x, ठीक है। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई भी किया है तो -3x, समझ में आया ना, ठीक है। a से b है, a से b ही है, तो रहेगा तो वो x है, लेकिन मल्टीप्लाई किस चीज का किया, 1/2 का ना, या फिर 2 का डिवाइड बोलो या मल्टीप्लाई ऐसा, ठीक है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी डेल एच क्या हो जाएगा, x/2, x इंटू 1/2, क्लियर है। और a से b था तो a से b, अगर वो b/2 से a/2 करता तो -x/2 कर देता, समझ में आया ना सभी को, ठीक है। अब ये एक पार्ट आता है, ये अभी क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे अपन। मान लो अगर एक हाफ ऐसे रिएक्शन दी है, a से b का क्या है x, b से c का क्या है y, c से d का क्या है z। अब तुमसे पूछ रहा है इन दो का कि a से c का बताओ और a से d का बताओ,
तो ए से अगर सी का पूछ रहा है तो क्या क्या पूछा है उसने, देखो ए से सी मतलब ए से सी, इन दो का ही है ना, तो ए से बी और बी से सी, तो दोनों का जोड़ते हैं। और यही तुम्हारा हैफ लॉ होता है कि छोटे पार्ट में रिएक्शन हो या चाहे एक कंप्लीट पार्ट में हीट ऑफ रिएक्शन सेम होती है। तो इसका क्या आएगा, x प्लस वाई। ए से डी, तो ए से डी, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, लाइन से ही है ना वो पूरा, ठीक है। तो ए से डी का क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसका क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस, जिसका पूछा है उसी का लिखना है। ऊपर वाले में ये मत करना है कि तीनों को जोड़ दी, जहां तक है वहीं तक का लिखूंगा ना मैं बस, ठीक है। समझ में आया सभी को क्या किया इसमें मैंने। अब अपने को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। चलो सभी इधर, अब क्या पढ़ना है बेटा अपने को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन की, अलग अलग हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे और उनके मतलब क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। फॉर्मेशन, रिएक्शन, उसमें 3 या 4 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट्स है बस। तो आज हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ लेंगे, कल हीट ऑफ रिएक्शन